नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एमपीटेट एग्जाम वर्ग 3 के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र के बेहतरीन 50 प्रश्नों के साथ में। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के हिंदी शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चन को। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है, भाषा में कोड स्विचिंग का प्रयोग कब होता है। देखिए यहाँ पर यदि हम शब्द को समझते हैं, कोड स्विच करना या इसका प्रयोग करना कब होता है, जब एक ही भाषा में बोलते समय शैली बदलना, बोलते समय दो भाषाओं का संयोजन करना, वर्तनी बदलना, उच्चारण सुधारना। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा बोलते समय दो भाषाओं का संयोजन करना, या जब हम कोई भी बात कोई भी वाक्य जब बोलते हैं तो संवाद के दौरान हम दो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग उसमें करते हैं। जैसे हिंदी में हम कोई वाक्य बोल रहे हैं और उसमें हम उसके साथ साथ अंग्रेजी शब्द का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग। जी हाँ, तो कोड स्विचिंग ये कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, चित्रकला और लेखन की गतिविधियां किस कौशल में वृद्धि करती है। तो यहाँ पर है केवल गणितीय सोच में, केवल भाषाई कौशल, भाषाई और रचनात्मक कौशल, केवल शारीरिक कौशल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चित्रकला और लेखन की, और ये चित्रकला और लेखन की गतिविधियां जो हैं ये बच्चों के भाषाई और रचनात्मक कौशल में वृद्धि करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। दोस्तों ये जो दोनों प्रकार की गतिविधियां हैं, चित्रकला और लेखन, जब बच्चे इन गतिविधियों को करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर बच्चों को यहाँ पर प्रदान करती है। तो यहाँ पर बच्चों को भाषाई और रचनात्मक कौशल में ये वृद्धि करेंगे। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, शिक्षक के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण का महत्व क्या होता है। बच्चों को डराना, बच्चों को प्रेरित करना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना, बच्चों पर दबाव डालना या बच्चों से काम करवाना। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए सकारात्मक दृष्टिकोण और उसके महत्व की, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण जो होता है वो बच्चों को प्रेरित ही करेगा और उनके आत्मविश्वास को ही बढ़ाएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए हमेशा उत्साहित रहेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पाठ्यचर्या बच्चों के समग्र विकास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर विकल्प है हमारे इस प्रकार से, केवल पुस्तकों पर आधारित बच्चों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई पाठ्यचर्या, या फिर केवल तकनीकी ज्ञान पर आधारित, केवल खेलों पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें कि जो पाठ्यचर्या बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी वो होगी यहाँ पर बच्चों की रुचि जरूरत को ध्यान में रख कर के बनाई गई पाठ्यचर्या। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो पाठ्यचर्या होगी उनके समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यहाँ पर रहेगी। आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, व्यक्तिगत विकास में भाषा शिक्षण का क्या योगदान है। केवल उच्चारण सुधारना, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, बच्चों को अनुशासन सिखाना, या फिर केवल शब्दों का अर्थ समझाना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विकास में भाषा शिक्षण का जो योगदान होता है वो होता है विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति। जी हाँ, भाषा शिक्षण बच्चों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए अवसर प्रदान करता है, साथ ही साथ जिससे उनका व्यक्तिगत विकास जो होता है वो भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, शिक्षण विधियों में कौन सी विधि बच्चों के लिए सबसे अधिक आकर्षक होती है। तो यहाँ पर अब बात की जाए उस आकर्षक विधि की, केवल शिक्षक के द्वारा निर्देशित पढ़ाई, या फिर बच्चों की सहभागिता वाली विधि, केवल किताबों का अध्ययन, या फिर रटने की विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षण विधि जो बच्चों के लिए आकर्षक होगी वो होगी बच्चों की सहभागिता वाली विधि, जिसमें होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर। और बच्चे जब वहां पर उस गतिविधि उस विधि में सहभागिता करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए सक्रिय शिक्षण कहलाएगा, जहां पर बच्चे सक्रिय रूप से इसमें भाग लेंगे और उनकी पढ़ाई यहाँ पर बहुत ही आकर्षक इसमें बन जाएगी। चलिए आगे लेते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा में वातावरण अच्छा बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षक को क्या इसमें करना चाहिए, बच्चों को शांति से बैठने के लिए कहना, बच्चों से कोई प्रश्न ना पूछना, बच्चों को
अधिक सजा देना या फिर बच्चों को सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर अच्छा वातावरण बनाने के लिए हम बच्चों को प्रोत्साहित यहाँ पर कर सकते हैं ताकि खुलकर वो अपनी बात यहाँ पर अपने शिक्षक के सामने रख सके। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, सार्वजनिक शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा, केवल छात्रों को अंक देना या फिर छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को प्रतियोगिता में हिस्सा दिलाना या केवल माता पिता के लिए शिक्षा देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं छात्रों के व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा प्रदान करना सार्वजनिक शिक्षा का यहाँ पर उद्देश्य रहेगा, ताकि बच्चे इस प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करके समाज के अच्छे नागरिक यहाँ पर बन पाए। आगे देखिए, नैतिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो नैतिक शिक्षा बच्चों को किताबों के माध्यम से ज्ञान देना, बच्चों के आचार व्यवहारों को सुधारना, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना और बच्चों को गणित सिखाना। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है नैतिक शिक्षा की, और नैतिक शिक्षा बच्चों के आचार व्यवहार को सुधारने के लिए होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों के आचार व्यवहार को सुधारना इस शिक्षा का उद्देश्य होता है। आगे देखिए, व्याकरण सिखाने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी माना जाएगा? शाब्दिक शिक्षण है, रटने की विधि है, संवाद और संवाद के माध्यम से शिक्षण है, या केवल लिखित अभ्यास है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि व्याकरण सिखाने के लिए जो तरीका यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाएगा वो यहाँ पर होगा संवाद और संवाद के माध्यम से शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, क्योंकि जब यहाँ पर बच्चों को संवाद और संवाद के माध्यम से बच्चों को व्याकरण सिखाया जाता है तो निश्चित रूप से ये वास्तविक जीवन में भाषा का प्रयोग करने के लिए उनको प्रेरित करेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुस्तरीय शिक्षण में भाषा शिक्षण की सबसे उपयुक्त रणनीति क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर बात की जा रही है मल्टी लेवल टीचिंग की, और इसमें बहुस्तरीय शिक्षण में जो भाषा की सबसे उपयुक्त रणनीति हमारे लिए हो सकती है, सभी को एक जैसा कार्य देना, केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, या स्तर के अनुसार समूह बनाकर विविध गतिविधियां कराना, या कमजोर छात्रों को नजरअंदाज करना। तो यहाँ पर चलेंगे ऑप्शन सी के साथ में, जहां पर स्तर के अनुसार समूह बना करके विविध प्रकार की गतिविधियों को आयोजित यहाँ पर हम करवा सकते हैं, ताकि जो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण है वो सही ढंग से यहाँ पर हो पाए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न लेते हैं। सीबीएसई के द्वारा अपनाई गई निरंतर और समग्र मूल्यांकन जो सीसीई होता है उसका क्या उद्देश्य है? कठिन परीक्षा से मुक्ति, सतत सीखने का परीक्षण, अंक बढ़ाना, या रटंत ज्ञान को बढ़ावा देना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सतत सीखने का परीक्षण होता है, और इसके लिए यहाँ पर हम जा सकते हैं ऑप्शन बी के साथ में, सतत सीखने का परीक्षण। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, पठन समझ को बेहतर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो पठन समझ को बेहतर करने के लिए शिक्षक को यहाँ पर कठिन शब्दों का उच्चारण करवाना, पाठ रटवाना, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करते हुए प्रश्न पूछना, शब्दार्थ याद कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्व ज्ञान को सक्रिय करते हुए प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर, क्योंकि जब शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को पाठ से जोड़ते हैं तो छात्र जो है पाठ को गहराई से समझते हैं और बच्चे अधिगम को उत्साहित रूप से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम क्या होता है? व्याकरण आधारित शिक्षण है, अर्थपूर्ण संदर्भ में भाषा का प्रयोग है, केवल शब्दों की रटाई है, अनुच्छेद लेखन है? तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम भाषा अधिगम के सबसे प्रभावी माध्यम की। तो भाषा अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम जो होता है, जब उसका हम अर्थपूर्ण संदर्भ में भाषा का प्रयोग करते हैं तो यही सबसे प्रभावी माध्यम यहाँ पर कहलाएगा। भाषा शिक्षण में आईसीटी सूचना व संचार तकनीक का उपयोग क्यों आवश्यक है? तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है भाषा शिक्षण में आईसीटी सूचना व संचार तकनीक के उपयोग की। तो ये समय की बचत है, अध्यापन में विविधता लाने हेतु है, शिक्षक का कार्य आसान करने हेतु है, या केवल परीक्षा के लिए है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अध्यापन में विविधता लाने के लिए है, और इसके लिए हम ले सकते हैं विकल्प बी को। जी हाँ, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। हिंदी भाषा शिक्षण में भाषिक सृजनात्मकता से क्या तात्पर्य यहाँ पर रहेगा? तो देखिए, भाषिक सृजनात्मकता नई व्याकरण संरचनाएं गढ़ना, मौलिक व विचारशील अभिव्यक्ति करना, शब्दकोश रचना है, त्रुटियां करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मौलिक व विचारशील अभिव्यक्तियां करना यहाँ पर रहेगा भाषिक
सृजनात्मकता का तात्पर्य। जब बच्चे जो है भाषिक सृजनात्मकता के दौरान नई बातें, नई सोच, नई कल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से उसे भाषा में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं, चाहे वो लेखन हो या फिर वाचन हो। यहाँ पर हम कह सकते हैं मौलिक व विचारशील अभिव्यक्ति ये भाषिक सृजनात्मकता होगी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर एरर एनालिसिस भाषा शिक्षण में किस लिए किया जाता है? बच्चों को गलत साबित करने, परीक्षा में अंक काटने, अधिगम स्तर का विश्लेषण करने व सुधार की दिशा तय करने या फिर कमजोर बच्चों की पहचान हेतु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अधिगम का जो स्तर होता है उसका विश्लेषण करने व सुधार की दिशा तय करने हेतु ये किया जाता है और यहाँ पर ऑप्शन सी होगा उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्र लेखन गतिविधियों का मुख्य लाभ क्या है? त्रुटियों की पहचान है, रचना की लंबाई बढ़ाना है, विचारों को बिना दबाव के व्यक्त करना है या व्याकरण सीखना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इस स्वतंत्र गतिविधियों के लाभ की, तो ये होगा विचारों को बिना दबाव के व्यक्त करना और जिसमें उत्तर बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं, हिंदी शिक्षण में कौशल एकीकरण का तात्पर्य क्या होगा, क्या आशय होगा? केवल पढ़ने पर ध्यान देना, सभी भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का समेकित विकास है, लिखने की परीक्षा लेना, अनुवाद कराना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कौशल एकीकरण का जो मतलब होता है, जो भाषा के 4 कौशल होते हैं जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि आता है और जब हम इनका समेकित विकास करते हैं तो निश्चित रूप से ये कौशलों का एकीकरण यहाँ पर कहलाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, सीटेट जो परीक्षाएं होती हैं, सीटेट की एग्जाम होती है, उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न हिंदी शिक्षण प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है? तो आपने सीटेट का एग्जाम दिया हो तो आपको पता है कि हिंदी शिक्षण के अंतर्गत वहां पर किस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं। तथ्यात्मक और स्मृति आधारित है, आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और अवधारणात्मक, केवल व्याकरणिक या साहित्यिक आधारित। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीटेट के अंदर जो एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो होती है आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक और अवधारणात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पूर्व ज्ञान सक्रियण रणनीति का उपयोग जो है कब किया जाता है? मूल्यांकन के अंत में या फिर है व्याकरण सिखाने में, पाठ प्रारंभ करने से पहले या गृह कार्य देने के समय? तो देखिए यहां पर हम बात करें तो ये पूर्व ज्ञान सक्रियण रणनीति का उपयोग जो है पाठ प्रारंभ करने से पहले ही किया जाएगा और यहाँ पर पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने के लिए हम बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो रुचि होगी वो पाठ के प्रति बढ़ जाती है। तो इस रणनीति का उपयोग हम करते हैं पाठ प्रारंभ करने से पहले। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदी भाषा शिक्षण में शब्द भंडार विस्तार हेतु सबसे प्रभावशाली गतिविधियां यहाँ पर क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर शब्द भंडार विस्तार हेतु हम प्रभावशाली गतिविधि की बात कर रहे हैं। व्याकरण अभ्यास है, वाचन और संवाद आधारित क्रियाएं हैं, कठोर अनुशासन या फिर है केवल वर्तनी अभ्यास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब वाचन और संवाद आधारित क्रियाओं को हम इसमें शामिल करेंगे तो यहाँ पर ये चीजें शब्द भंडार विस्तार हेतु सबसे प्रभावशाली गतिविधियों में शामिल होंगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, गतिपरक शिक्षण से क्या लाभ हैं? छात्र खेल खेल में सीखते हैं या पाठ्य पुस्तक का बोझ कम होता है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, उत्तर रटना यहाँ पर आसान होता है। तो देखिए जो गतिपरक शिक्षण होता है उसका मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और यहाँ पर इसका लाभ क्या होता है कि इसमें छात्र खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं और बच्चे यहाँ पर सक्रिय भागीदारी भी इन खेलों में दिखाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए, हिंदी शिक्षण में कहानी सुनाना किस कौशल का विकास करेगा? तो यहाँ पर केवल व्याकरण का, मौखिक संप्रेषण, कल्पना और श्रवण कौशल का, रचना लेखन का, तर्क शक्ति का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण में कहानी सुनाना जो है मौखिक संप्रेषण, कल्पना और श्रवण कौशल का यहाँ पर विकास करेगा। देखिए कहानी सुनाना जो है न केवल श्रवण और भाषा कौशल को बढ़ाता है
बल्कि ये हमारे भावनात्मक, कल्पनात्मक और रचनात्मकता का भी विकास करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार हिंदी शिक्षण का उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? यांत्रिक अभ्यास, शुद्धता पर अत्यधिक बल, भाषा को संप्रेषण व रचनात्मकता का माध्यम मानना, रटंत पद्धति। तो यहां पर हम कह सकते हैं भाषा को संप्रेषण व रचनात्मकता का माध्यम मानना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिंदी भाषा कक्षा में भूमिका नाट्य का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अनुशासन के लिए, मौखिक भाषा कौशल, आत्मविश्वास और सहयोग विकसित करने हेतु, केवल मनोरंजन हेतु या व्याकरण पढ़ाने हेतु। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा कक्षा में भूमिका नाट्य, जो रोल प्ले होता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो निश्चित रूप से जो रोल प्ले होता है यहाँ पर नाटक की कक्षाओं में या भूमिका नाट्य में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनसे मौखिक भाषा कौशल, आत्मविश्वास और सहयोग विकसित बच्चों के अंदर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक छात्र के लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन का तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, कक्षा परीक्षण है, पोर्टफोलियो और गतिविधि आधारित आकलन है, या बोर्ड परीक्षाएं हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। सबसे उपयुक्त मूल्यांकन के लिए कक्षा 5 के बच्चे का पोर्टफोलियो और गतिविधि आधारित आकलन के माध्यम से। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। भाषा कौशलों में सुनना किस प्रकार का कौशल यहाँ पर रहेगा? तो देखिए, उत्पादक कौशल है, ग्रहणशील कौशल है, निष्क्रिय कौशल है, लेखन आधारित कौशल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सुनना होगा वो यहाँ पर ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत आएगा, और इसमें ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। क्योंकि निश्चित रूप से ग्रहणशील कौशल या ऐसे कौशल जो होते हैं जिसमें सुनना और पढ़ना, ये दो चीजें ग्रहणशील कौशल के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं, जानकारी को ग्रहण करते हैं। और जबकि बोलना व लिखना जो है वो उत्पादक कौशल के अंतर्गत आएंगे। चलिए, हिंदी भाषा शिक्षण में संचार विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को लेखन अभ्यास कराना, पाठ्यपुस्तक की सामग्री को समझाना, या फिर है छात्रों को आत्मविश्वास और मौखिक अभिव्यक्ति सिखाना, या केवल व्याकरण पढ़ाना? तो देखिए, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं संचार विधि की, और संचार विधि जो होती है ये छात्रों को आत्मविश्वास और मौखिक अभिव्यक्ति सिखाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। मूल्यांकन के रूप में आकलन का मुख्य लाभ क्या है? छात्रों को आंतरिक रूप से आत्मनिरीक्षण करने में मदद करना, कक्षा में तनाव पैदा करना, परीक्षा के अंक प्रदान करना, रैंक निर्धारण करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन के रूप में आकलन का जो मुख्य लाभ होता है वो होता है छात्र को आंतरिक रूप से आत्मनिरीक्षण करने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। एनईपी 2020 में भाषा की शिक्षा संबंधी प्रमुख सिद्धांत क्या है? विदेशी भाषाओं की अनिवार्यता, मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा का प्राथमिकता देना, केवल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना, या फिर ऑप्शन डी है सभी भाषाओं को समान महत्व देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रश्न को देखते हैं, एनईपी 2020 के अंदर भाषा के संबंधी प्रमुख सिद्धांत की बात की जाए तो ये है मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देना। जी हाँ, जो नई शिक्षा नीति है वो यहाँ पर बच्चों की मातृभाषा और स्थानीय भाषा में उनको प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाए, इसी को प्राथमिकता यहाँ पर देती है। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। मूल्यांकन में स्वचालित प्रक्रिया का क्या महत्व होता है? छात्रों की प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करना, छात्र को तुरंत सुधार के अवसर देना, केवल अंक देना, शिक्षक के बिना परीक्षा करना। तो देखिए, मूल्यांकन में स्वचालित प्रक्रिया का जो महत्व होगा वो यहां पर रहेगा छात्रों को तुरंत सुधार करने के अवसर यहां पर प्रदान करना। जो ऑप्शन बी होगा ये हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण विधि प्रकृति आधारित अध्ययन की क्या उद्देश्य है? बच्चों को पढ़ाई से दूर रखना, बच्चों को केवल बाहरी खेल सिखाना,
बच्चों को प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण से जोड़ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चों को प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण से जोड़ना, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि प्रकृति आधारित अध्ययन की बात हम इसमें कर रहे हैं और इसके लिए जो विकल्प डी है वो विज्ञान और गणित को प्राकृतिक रूप में सीखाना। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, हमारा उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। कक्षा में भाषा का प्रयोग में मौन अध्ययन का क्या महत्व है? छात्रों को बिना बोले पढ़ने की आदत डालना, छात्रों को अनुशासन सिखाना, छात्रों को सिर्फ सुनने के लिए प्रोत्साहित करना, और डी है छात्रों को लेखक बनने के लिए प्रेरित करना। तो यहां पर हम कह सकते हैं छात्रों को बिना बोले पढ़ने की आदत डालना, क्योंकि बात यहां पर की जा रही है मौन अध्ययन की, और मौन अध्ययन में बिना बोले पढ़ने की आदत जो होगी वो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इससे जो पढ़ने की गति होगी और समझ होगी वो बढ़ेगी, और निश्चित रूप से बच्चे यहाँ पर मौन अध्ययन में ऐसी आदतों को अपनाना चाहिए। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर हिंदी लेखन कौशल में सुधार लाने के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि क्या है? तो देखिए, हिंदी लेखन कौशल में सुधार लाने के लिए जो सबसे प्रभावी गतिविधि होगी, लिखने की प्रतिकृति, सुधारात्मक प्रतिक्रिया और अभ्यास, केवल वर्तनी अभ्यास, कठिन शब्दों का अभ्यास। तो यहां पर हम कह सकते हैं सुधारात्मक प्रतिक्रिया और अभ्यास, और इसके लिए होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में वाचन के लिए शब्दावली का क्या उद्देश्य है? तो यहां पर है केवल शब्दों का अर्थ सिखाना, बच्चों को शब्दों के लिखने का अभ्यास कराना, वाचन की समझ और गति बढ़ाना, केवल शब्दों का उच्चारण सुधारना। तो देखिए, यहां पर हम वाचन के लिए जो शब्दावली है इसके उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो यहां पर वाचन की समझ और गति बढ़ाना, ये यहां पर इसके उद्देश्यों में शामिल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षा में साक्षात्कार का प्रयोग क्यों किया जाता है? बच्चों के विचार और अनुभव जानने के लिए, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करने हेतु, या बच्चों से शब्दों की पुनरावृत्ति कराना, या फिर डी है बच्चों को केवल सुनने के लिए प्रेरित कराना। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों के विचार और अनुभव जानने के लिए भाषा शिक्षा में साक्षात्कार का जो प्रयोग है वो उसमें शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। मातृभाषा शिक्षण में आश्रय विधि का प्रयोग जो है ये किस लिए किया जाता है? तो यहां पर है अनुशासन बनाए रखने के लिए, अन्य भाषाओं की सहायता लेने के लिए, कहानी सुनाने के लिए, बच्चों को दंड देने के लिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं अन्य भाषाओं की सहायता लेने के लिए यहां पर आश्रय विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। भाषा कौशल में श्रवण किस श्रेणी में आएगा? तो हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि जो श्रवण होता है ये आता है ग्राह्य कौशल के अंतर्गत, सुनना और पढ़ना। इसके साथ में लिखना और बोलना जो होगा यह आएगा उत्पादक कौशल के अंतर्गत। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। बालक के में भाषा विकास की प्रथम सीढ़ी क्या होती है? लेखन, वाचन, श्रवण या व्याकरण? तो यहां पर प्रथम सीढ़ी की बात की जाए तो वो होगा श्रवण, क्योंकि बच्चा सबसे पहले सुनता है, श्रवण करता है। तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है बिल्कुल त्रुटि मुक्त भाषा सिखाना ही शिक्षक का मुख्य उद्देश्य है, और यह कथन किस शिक्षण पद्धति से संबंधित है? संप्रेषणात्मक पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, मौखिक दृष्टिकोण, क्रियात्मक शिक्षण पद्धति? तो यहां पर रहेगा ये व्याकरण अनुवाद पद्धति, और इसके लिए होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा शिक्षण में बहुग्रेड शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? तो यहां पर इसका मुख्य लाभ क्या होगा? शिक्षक का समय बचता है, छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, या केवल उन्नत छात्रों को लाभ मिलता है, पाठ्यक्रम छोटा हो जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं बहुग्रेड शिक्षण की बात इसमें कर रहे हैं। तो यहां पर छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, और उसके लिए विकल्प भी हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है भाषा कौशलों में श्रवण किस श्रेणी में आता है? उत्पादक कौशल है, ग्राह्य कौशल है, संयुक्त कौशल है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो भाषा कौशल में श्रवण होगा यह आता है
यहां पर ग्राही कौशल के अंतर्गत, और विकल्प बी हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साहित्यिक भाषा और प्रयुक्त भाषा के शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, यहां पर बात हम साहित्यिक भाषा की और प्रयुक्त भाषा की कर रहे हैं। दोनों के अंदर मुख्य अंतर की बात कर रहे हैं, दोनों के शिक्षण में मुख्य अंतर की बात कर रहे हैं। साहित्यिक भाषा कठिन होती है, प्रयुक्त भाषा में व्याकरण नहीं होता। प्रयुक्त भाषा संवाद पर केंद्रित होती है, साहित्यिक भाषा सौंदर्य पर। या डी है, साहित्यिक भाषा केवल पाठ्यक्रम की है। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रयुक्त भाषा संवाद पर केंद्रित होती है, साहित्यिक भाषा सौंदर्य पर केंद्रित होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, बालकों के द्वारा भाषा में की गई त्रुटियां किसका संकेत है? ये ध्यान ना देने का, अधिगम में रुकावट का, सक्रिय अधिगम का। तो यहां पर हम कह सकते हैं सक्रिय अधिगम प्रक्रिया का ही ये यहां पर संकेत होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सक्रिय अधिगम प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में रचनात्मक लेखन का क्या उद्देश्य है? व्याकरण सिखाना, याद शक्ति बढ़ाना, भावों की मौलिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना, या पाठ को याद करना। तो यहां पर है भावों की मौलिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, CLT में त्रुटियों को कैसे देखा जाता है? अस्वीकार्य, सुधार योग्य, या इसी के साथ बात की जाए दो और विकल्पों की, सीखने की प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा, या फिर है दंडनीय। तो देखिए, यहां पर बात की जा रही है CLT। तो इसके अनुसार भाषा प्रयोग में त्रुटियां जो होती है वो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से होती है, और ये सीखने का आवश्यक हिस्सा भी होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं विकल्प सी जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कार्यात्मक व्याकरण का अर्थ क्या है? शुद्धता पर बल, रटकर नियम याद करना, प्रयोग आधारित व्याकरण, शब्दकोश देखना। तो यहां पर हम कह सकते हैं हिंदी भाषा में कार्यात्मक व्याकरण का जो अर्थ होगा वो होगा प्रयोग आधारित व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, भाषा के अधिगम योग्य इनपुट की संकल्पना किसने दी? वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, क्रेशन, या फिर है यहां पर स्किनर। तो यहां पर ले सकते हैं हम ऑप्शन नंबर सी, क्रेशन। अगला प्रश्न है, पूर्व ज्ञान सक्रियण रणनीति का उपयोग कब किया जाता है? तो निश्चित रूप से ये प्रश्न जो है हमारा रिपीट हुआ है, और यहाँ पर पाठ प्रारंभ करने से पहले पूर्व ज्ञान सक्रियण रणनीति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की जो हिंदी शिक्षण शास्त्र के 50 प्रश्न थे ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।